बीच बाजार एक 22 साल की लड़की जो धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को उतार कर फेंक रही थी। जब वो कपड़े फेंक रही थी तो बाजार में जो लोगों की भीड़ थी वो भीड़ उस लड़की को देख रही थी और उसको ताक रही थी। देखते देखते उस भीड़ में से किसी ने भी ये जरूरत नहीं की कि उस लड़की को पुनः वो कपड़े पहनाए जाएं और पहनाने के बाद उसको वहां से अलग दूर लेके जाया जाए। हर कोई व्यक्ति था जो उस लड़की को देखना चाहता था। तभी भीड़ में से एक महिला निकल के आती है। वो महिला जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लोगों को डांटने लगती है, कहने लगती है कि तुम्हारे घर में क्या माँ बहन बेटियां नहीं हैं जो इस तरह से तुम किसी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। तब उस महिला ने उस लड़की को कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाने के बाद उससे जब बातचीत करने लगी तो पता चलता है कि वो लड़की सामान्य नहीं थी, बल्कि उसका जो दिमाग था वो औरों के मुकाबले बहुत कम था और वो मंद बुद्धि थी। शायद इसीलिए वो अपने शरीर के कपड़े उतार उतार कर फेंकने की कोशिश कर रही थी। तभी उस लड़की को एक जगह लेके जाया जाता है, उसको कुछ खिलाया जाता है, उससे कुछ बातचीत की जाती है और कपड़े पहनाने के बाद उसको बताया जाता है कि इस तरह से कपड़े नहीं उतारते, ये सब गलत होता है। वो महिला अपने गांव आ जाती है। गांव आने के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात उस महिला की हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही उस महिला की हत्या होती है तो उसके बाद फिर गांव के लोगों को इस बात पर बेहद गुस्सा था। उस महिला का अंतिम संस्कार हो जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन इस घर में उसके ससुर रहते हैं, उसकी सास रहती है और सास ससुर की भी कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है। जो उस महिला का पति होता है उसके पति को कैंसर हो जाता है। और जब यही बात गांव के लोगों को पता चलती है तो गांव के लोग ये कह उठते हैं कि एक सीधी सादी बहू की इन्होंने जो हत्या की है ये उसी का नतीजा है, उसी की इन्हीं को सजा मिल रही है। और जब कुछ दिन के बाद वही महिला जब जिंदा हो जाती है, 14 साल लगते हैं और 14 साल के बाद अचानक से वो पब्लिक के सामने प्रकट होती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी चिता उन्होंने अपनी आंखों के सामने जलती हुई देखी है, जिसकी एफआईआर दर्ज है, जिसके लिए परिवार के लोगों ने सजा काटी है, तो आखिरकार वो जिंदा कैसे हो सकती है। आज कहानी उसी महिला की है जो अपना आप में एक रहस्यमयी कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश की। दरअसल गुजरात प्रदेश का एक इलाका है बनासकांठा और इसी का इलाका है पालनपुर। दरअसल पालनपुर की पुलिस एक व्यक्ति को जुलाई 2019 में फोन करती है। कहती है पुलिस की क्या हमारी बात प्रकाश से हो रही है? तो प्रकाश कहता है जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं। तो कहते हैं प्रकाश, तुम अपनी बीवी का यानी कि अपनी पत्नी का जो फोटोग्राफ्स है वो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पर। तभी वो कहता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वो कहते हैं कि मजाक इस बात की? बोले बीवी का आप फोटोग्राफ्स क्यों मांग रहे हैं, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं प्रकाश, हम तुम्हारी बीवी को पकड़ कर लेके आए हैं, तुम्हारी बीवी हमारे पास है, वो तुमसे बात भी करना चाहती है, तो इसलिए आप अपनी बीवी का फोटोग्राफ्स हमें दे दीजिए और हम उसका मिलान करना चाहते हैं कि क्या ये सचमुच तुम्हारी पत्नी है या कोई और महिला है। जब ये बात उस व्यक्ति से की जाती है तो उसे लगता है कि वो शायद पुलिस से उससे मजाक कर रही है, पर बार बार पूछता है कि सचमुच आप पुलिस ही बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि हम पुलिस ही बात कर रहे हैं और अपने घर के परिवार के सदस्यों को लेकर आप सीधा यहाँ आ जाइए थाने में और इस महिला की शिनाख्त कर लीजिए। अब जब बात शिनाख्त की आती है तो कहता है कि साहब मैं तो कैंसर से पीड़ित हूं, मैं तो जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता हूं, मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए मुझे खुद समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तो आ नहीं पाऊंगा। वो कहते हैं कि तुम नहीं आओगे तो परिवार के किसी और सदस्य को भेजना पड़ेगा। अब यहां से परिवार के सदस्य जाते हैं उस महिला की शिनाख्त करने के लिए। अब सामने एक उसकी ननद है, सामने उसके जेठ हैं, सामने उसके चाचा ससुर हैं, कई सारे लोग परिवार के होते हैं। और जब सामने देखते हैं उस महिला को तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल 14 साल पहले जो खत्म हो चुका था, जो मर चुका था, वो अचानक से जिंदा कैसे हो गया है। यहीं से बात शुरू होती है और बात जब शुरू होती है तो पुलिस ये पूछती है कि आखिरकार कहानी क्या थी। तो वो कहते हैं कहानी कुछ इस तरह से थी। ये पाटन एक जिला लगता है और पाटन का गांव था बलवा। यहां पर 5 फरवरी 2005 की ये बात है। एक घर के अंदर दादा दादी, उनका पोता और उनके बहू ये रहती थी। बेटा है जो मुंबई में रहकर नौकरी करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था इस घर में, लेकिन 5 फरवरी 2005 की रात लगभग 1 बजे के आसपास इस घर में जो बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास है, वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसका नाम यश होता है। यश रो रहा था, चिल्ला रहा था। दादा और दादी की आंख खुलती है। वो कहते हैं कि आखिरकार जो उसकी माँ है भीखी पांचाल कहाँ गई। वो बहू को आवाज देते हैं कि बहू तुम कहाँ हो, हमारा बेटा रो रहा है। जो बार बार आवाज दे रहे हैं तो भीखी पांचाल की कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी वो उस बच्चे के पास जाते हैं और बच्चे से जाकर पूछते हैं कि यश बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, क्या बात है? तो कहता है कि मम्मी का कुछ पता नहीं है, वो मम्मी मम्मी कह के ही चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी कह के ही रो रहा था। अब घर वालों ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। आवाज लगा रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। आसपास के घर वालों से पूछते हैं। अब आसपास के घर वाले बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद अब टॉर्च लेकर अपने अपने हिसाब से, कोई मोबाइल की टॉर्च लेकर अब इस महिला को तलाश करना शुरू कर देता है। अब उस महिला को ढूंढने के लिए लोग जंगल की तरफ जाते हैं और जैसे जंगल की तरफ जा रहे थे तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी।
वही महिला जिसको ढूंढ रहे थे, भीगी पांचाल, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास होती है, वो महिला अब जंगल में पड़ी है, लाश है उसकी। अब जैसे ही ये बात की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, और जब पुलिस मौके पर आती है तो रात को ही 3-4 बजे के आसपास उस लाश को देखने के बाद हर किसी की हालत खराब थी। दरअसल कुछ ही घंटे पहले इसकी हत्या की गई थी, और हत्या करने के बाद उसके शरीर को कैरोसिन डालकर जला दिया था। अब गांव वाले, पुलिस वाले अब इस बात को लेकर जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर इस महिला का मायका था, भीकी पांचाल का। उसके घर वालों को भी सूचना दी जाती है। अगले दिन वो लोग आते हैं, और अगले दिन आने के बाद वो एफआईआर दर्ज कराते हैं और साफ साफ इल्जाम लगाते हैं कि उनकी बेटी को दहेज के लिए रोज के रोज परेशान किया जाता था, दहेज के लिए रोज रोज मारा जाता था। लेकिन इस घर का जो उसका पति है वो तो मुंबई में रह के जॉब करता है, तो फिर मारता कौन था? आरोप लगता है सास पर, आरोप लगता है ससुर पर, आरोप लगता है उसकी ननद पर, और बस यहीं घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस वाले इन सबको गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देते हैं। इस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और जब अंतिम संस्कार होता है उसके बाद एक मामला कोर्ट में चला जाता है। लेकिन पुलिस के पास ऐसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिल पा रहे थे कि इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस वाले थे कि वो, आप तो जानते हैं पुलिस किस तरह से काम करती है। साल 2006 के आसपास की बात है, अचानक से इस व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, यानी कि इसके दादा को, बच्चे के, जिसका नाम होता है अमृत पांचाल, और यश वो 4 साल का था। पिता उसका रहता था मुंबई में। हालांकि पिता भी कुछ दिन के बाद अपने इस बेटे को लेके चले जाता है। अब घर में ये अमृत पांचाल, इनके जो घर का मुखिया था, उसकी तो मौत हो चुकी थी हार्ट अटैक से। कुछ दिन और बीतते हैं, कुछ दिन के बाद, इनके साल 2013 की बात है, जो इस घर की दादी थी, महिला थी, बाबू बहन, उसकी भी मौत हो जाती है। बाकी सदस्य बचते हैं 2, जिसमें एक प्रकाश होता है और उसका बेटा होता है। वो दोनों मुंबई में रहना शुरू कर देते हैं। जब मुंबई में रहना शुरू कर देते हैं, ऐसे वक्त दर वक्त बीतने लगता है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि प्रकाश की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। प्रकाश को दरअसल लीवर का कैंसर हो चुका था, और इतनी ज्यादा तबीयत खराब होती है कि वो अपना मुंबई में काम छोड़ छाड़ के सीधा अपने गाँव बलबा वापिस आ जाता है पाटन में, और वहां वो रहने लगता है। और जब धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है, साल 2000, ये बात है 19 की जुलाई का महीना था, और 14 साल बीत जाते हैं इस कहानी को खत्म हुए। लेकिन परिवार के सदस्यों की एक एक करके मौत हो रही थी। तो गांव के लोग कह रहे थे कि इस परिवार के लोगों को इनकी बहू की हत्या के इल्जाम में श्राप लगा है, इनको इसकी सजा मिल रही है। जब ये बात कहते थे तो परिवार के लोग और टूटते थे और परेशान होते थे, और उन्हें जब बुरा लगता था तो फिर गांव वाले और ज्यादा उन्हें टोकते थे। लेकिन अचानक से पुलिस की एंट्री होती है, अचानक से पुलिस की बात करती है, तो घर वालों को यकीन नहीं होता, और वहां जाकर देखते हैं तो सचमुच उनकी घर की बहू ही थी जो जिंदा थी। अब जिंदा है तो वो मरने वाली औरत कौन थी? यही कई तरह के सवाल थे। अब जब बातचीत करने लगते हैं तो तब पुलिस घर वालों के सामने चौंकाने वाला खुलासा करती है। दरअसल पुलिस कहती है कि खिमाना में चोरी हुई थी, और जब खिमाना में चोरी हुई थी 20 लाख रुपए की, तो वहां से चोरी करने वाले आरोपी होते हैं बिबूजा राठौर। ये उनको गिरफ्तार करती है, बिबूजा राठौर को, और पुलिस से गिरफ्तार करके जब लेके आती है तो वो कहता है कि साहब हाँ, मैंने ही चोरी की है, मैंने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जब पुलिस वाले से सख्ती से पूछ रहे थे तो पूछते पूछते ये क्या है, एक राज की बात जब बताता है तो उसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि साहब ये 5 फरवरी 2005 की बात है, उसने एक महिला की हत्या की थी, और उस महिला की हत्या करने के बाद जिसकी हत्या की है दरअसल वो थी नहीं, हत्या किसी और की थी, उसकी जगह उसके कपड़े पहना दिए थे, और हम उसको लेके आ जाते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि बात समझ में नहीं आई, जो बात है उसको सही से बताने की कोशिश करो। तभी वो बताते हैं कि साहब उसकी जो एक प्रेमिका होती है, और जो उसकी प्रेमिका की शादी उसके घर वाले उसकी गैर मर्जी के खिलाफ कर देते हैं। वो चाहता था कि उससे शादी करे, उसके साथ जिंदगी बिताए, लेकिन उसके घर वाले उसकी जब राजी नहीं थे, तैयार नहीं थे, तो उसकी शादी हो जाती है। लेकिन उसके जो पति था उसे लेकर सीधा अहमदाबाद चला जाता है, और अहमदाबाद में रहने लगता है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो अहमदाबाद में जाकर खुश नहीं थी प्रकाश के साथ, भीकी पांचाल, और वो आए दिन अपने पति से लेकर नाराज होती थी। वो कहती थी कि देखो मेरे परिवार के बाकी सदस्य सबके सब मुंबई में हैं, इसलिए मैं अहमदाबाद में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहूंगी। हालांकि 4 साल तक उसने अहमदाबाद में गुजार दिए थे, और 4 साल में ही उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहती है कि बस मैं मुंबई जाऊंगी, इसलिए मुझे गाँव छोड़ दो, और जब तुम्हारे पास पूरा पर्याप्त इंतजाम हो जाए मुझे मुंबई ले जाने का, तो आप मुझे मुंबई लेके चले जाना। वो अपने बेटे के साथ, यश के साथ सीधा अपने गांव आती है, गांव में रहना सहना शुरू कर देती है, और बहुत ही जल्दी वो वक्त आने वाला था जब वो अपने गांव से सीधा मुंबई जाने वाली थी, क्योंकि जो प्रकाश था उसको वेल्डर के कारखाने में वेल्डिंग का काम मिल जाता है, वो वहीं पर काम करना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। उसने एक फ्लैट लिया, अपनी पत्नी को फोन किया कि मैं तुम्हें जल्दी ही लेने के लिए आने वाला हूं, और इसलिए अपना सारा सामान तैयार कर देना। वो अपने पिता अमृतलाल को भी फोन करता है, अपनी माँ बाबू बहन से बात करता है, कहता है माँ और पापा मैं अपनी बीवी को लेने के लिए आ रहा हूं, तुम बस मुझे इस बात की इजाजत दे दो। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुंबई में खुश रहोगे तो ठीक है, मुंबई में चले जाना। लेकिन उसके आने से पहले ही इस विवाह भीकी पांचाल की हत्या हो जाती है, और हत्या उसकी नहीं होती बल्कि हत्या उसकी होती है जो बाजार में एक महिला मिली थी जिसके कपड़े तन से जुदा हो रहे थे, अलग हो रहे थे, जो कि मंदबुद्धि थी। इस मंदबुद्धि लड़की को बीच बीच में जाती थी बाजार
खाना दे के आया करती थी, क्योंकि उसे मायके में ही एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है विभूजा राठौर। विभूजा राठौर से प्यार हो जाता है, और जब इसका पति मुंबई में था तो उसका ये प्रेमी विभूजा राठौर अक्सर घर आया जाया करता था। उसका विभूजा राठौर उसका प्रेमी कहता है कि कब तक मैं से छुप-छुपाते मिलूंगा, इसलिए यहाँ से चलते हैं। वो कहती है कि यहाँ से अगर हम चले गए तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे क्या किसी को ये पता ना चले कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है। इसलिए उस मंदबुद्धि लड़की को घर पे लाया जाता है। घर पे लाने के बाद जो अपने खुद के कपड़े होते हैं उसे पहनाए जाते हैं। पहनाने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद ये सीधा यहाँ से एक मेहसाड़ा एक जगह होती है, वहां पर किराए पर रहने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इसका प्रेमी होता है जिसका नाम विभूजा राठौर होता है, विभूजा राठौर एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। इसकी आदत थी चोरी करना, चकारी करना, लूट डकैती, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना होता था, और पुलिस के निशाने पर वो हमेशा रहता था। लेकिन 20 लाख की चोरी में जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने न केवल ये चोरी की बात स्वीकार की, बल्कि उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि उसने एक महिला की हत्या की है, और जिसको हत्या की है उसकी जगह पर वो अपनी प्रेमिका को लेकर अपने साथ आ जाता है। पहले उसका नाम विकी पांचाल होता है, लेकिन बाद में उसका नाम रख लेता है भावना राठौर। और भावना राठौर, विभूजा राठौर दोनों एक साथ लंबे समय से रह रहे थे। लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने में दो साथी उसके और होते हैं। एक का नाम होता है जैनाजी परमार होता है, और दूसरे का नाम होता है बखत परमार। ये भी साथ होते हैं। पुलिस इनको भी गिरफ्तार करती है। और घर वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जो इसका बेटा था 4 साल का था उस वक्त जब इस महिला ने हत्या होने का अपना ही खुद का स्वांग रचा था, नाटक रचा था। और जब इसका खुलासा होता है तब वही लड़का 18 साल का हो जाता है। तब वो लड़का रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, हम मेरे दादा मर चुके हैं, मेरी दादी मर चुकी है, मेरे पिता को कैंसर हो चुका है, पता नहीं कब उनकी आखिरी सांसें थम जाएं, और मेरी पढ़ाई 7वीं क्लास के बाद पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ये परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। गांव के लोग ये कहने लगे थे कि ये महिला की हत्या करने के बाद इनको श्राप लगा है, तो ये सब इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत ही क्या थी? जब तुम्हें शादी ही करनी थी तो यहां से भाग सकती थी। बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन परिवार को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कई साल तक परिवार के लोग जेल में सलाखों के पीछे रहे, बुआ जी भी सलाखों के पीछे रही, ताऊ जी भी रहे। इतने सारे लोगों को बर्बाद करने की आखिरकार जरूरत क्या थी? पुलिस ने हालांकि उन्हें जो भी आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार किया, और अदालत ने जिन लोगों को बेवजह की सजा दी थी उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। पुलिस ने भी माफी मांगी। पुलिस ने हालांकि बहुत बड़ी गलती ये की थी कि जिस महिला की लाश मिली थी कम से कम उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए था, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटानी चाहिए थी कि सचमुच मरने वाली औरत वही है या कोई और है। लेकिन पुलिस की एक गलती से परिवार के कई सदस्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें। और जाते जाते आज भुवनेश यादव है, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।